चलिए, हम नहीं चाहते हैं कि ये सब बातें भी पब्लिक डोमेन में जाए कि हम किस लेवल पर आपसे दोस्ती बनाए हुए हैं। ठीक है, आइए। घर वाले से पूछते होंगे, घर वाले पूछते होंगे तो बताते होंगे ना कि हाँ सबसे मतलब अच्छा दोस्ती किससे है, कौन से मास्टर से है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोल रहे हो? आधा बोलता है आधा रखता है मन में। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। थर्ड, एक्सेलरेशन वेक्टर। अभी लिखिएगा कोई नहीं, ध्यान से देखिएगा, समझिए। अभी पहले एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ नंबर पर एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। समझ रहे हैं? धीरे धीरे आपका काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। देखिए ध्यान से, अभी हम लोग किस में हैं? अभी हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट नहीं किए हैं। 11th का टॉपिक अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कोई आपसे कहीं मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त उस पूछे तो यदि पूछ दे कि कब बैच स्टार्ट हुआ, तो आज से 1 शताब्दी पहले। लेकिन अभी क्या 11th स्टार्ट हो गया? तो नहीं। क्या बोलेंगे? बैच कब स्टार्ट हुआ? 1 शताब्दी पहले। 11th स्टार्ट हो गया क्या? नहीं। ठीक है, अभी 11th के नीचे हम लोग हैं। हो सकता है प्रोबेबली 10-12 दिन के बाद 11th स्टार्ट हो जाए। तो जो बच्चे 11th में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जो कि मतलब लोकल लेवल का जो भी है, जो भी इंस्टीट्यूट है, उसमें ये दोनों वेक्टर और मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता है। यदि वेक्टर पढ़ाया भी जाता है तो 2 से 3 क्लास में कहानी ख़त्म। ठीक है, तो ये उन लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जिन्होंने शुरुआत से क्लास किया है। जो अब कोई मान लीजिए 11th का क्लास स्टार्ट करेगा ना, तो उनको ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो दिक्कत होगी। लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझिए कैसे रिलेट करेंगे। अभी क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर निकलेगा तो ही क्या निकलेगा, और जब वेलोसिटी वेक्टर निकलेगा तो ही। ठीक है, और तभी उन दोनों के बीच का एंगल निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद 5 नंबर पर क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पार्टिकल मोशन करेगा तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा, पाथ होगा, वो कैसा होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा। सर्कल का इक्वेशन जानते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल जानते हैं? नहीं जानते हैं। ठीक है, हम बताएंगे आगे। बस ये समझिए कि मान लीजिए कि वो पार्टिकल, सपोज करें ये x है ना, और ये y है, और ये x है। मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव किया, मतलब इस तरह के पाथ को फॉलो करता हुआ पार्टिकल इस पोजीशन A से इस पोजीशन B तक गया, जबकि यहाँ t = 0 था और यहाँ t = t टाइम था। तो बात को समझिए, पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता हुआ गया ना, तो ये तो आपको रैंडम पाथ नज़र आ रहा है, जिगजैग पाथ नज़र आ रहा है, जिसका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। लेकिन आपको यदि पर्टिकुलर पैटर्न नज़र आएगा, वो कैसे? मान लीजिए इसकी जगह पर पार्टिकल ऐसे मूव किया, तो आप कह सकते हैं ना कि ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलो, ये y इज़ फंक्शन ऑफ x हो सकता है क्या? अरे बोलो। हम लोग ग्राफ में रहेंगे और ग्राफ में इंटर करने जा रहे हैं, थोड़ी देर में ग्राफ में इंटर करेंगे। और जब ग्राफ में इंटर करेंगे तो पूरा ग्राफ देख करके ही, तुम पहले खोल लो बढ़िया से। कितना भी इंपॉर्टेंट काम चले, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, हम पहले बोतल खोलेंगे। खोलो, बात को समझो। ये जो बात निकल जाएगा ना, फिर लौट के नहीं आएगा। अभी हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, आगे जा के 2-3 क्लास में आप ग्राफ देखेंगे और पूरा डिटेल बता देंगे। ये 4 चीज़ें, 5 चीज़ें बता सकते हैं। ये सब देखकर तुरंत बता सकते हैं, ग्राफ देख कर बता सकते हैं। और जेईई में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे ही देख करके बन जाएगा। मतलब आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेगुलर उसको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। पहले तो समझना पड़ेगा और फिर उसको रेगुलर प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन जेईई में, यानी कि 5 × 4 20 मार्क्स, और 62 नंबर में क्वालिफाई करता है आदमी। 20 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा आपको। समझ गए?
तो ग्राफ को रीड करने के लिए आपको जो बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो चीज़ का डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आइए, ध्यान से देखिए अभी सभी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए पार्टिकल का ये पोजीशन है, इस पोजीशन को ले लें, तो ये पोजीशन 0,0 है। मान लीजिए ये पोजीशन लेते हैं, तो ये x1 होगा और इस करस्पॉन्डिंग ये y1 होगा, और ये क्या होगा, x2 होगा, तो ये y2 होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि ऑन changing the value of x corresponding to या फिर कह लीजिए changing the value of x, the value of y will change, ऐसा होगा क्या, बोलिए, हो रहा है कि नहीं। यदि x 0 था तो y क्या था, 0, x1 हुआ तो y क्या हुआ, y1, x2 हुआ तो y क्या हो गया, y2। अब मान लीजिए कि यहाँ पर x4 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, y4। इसका मतलब है कि y इज़ फंक्शन ऑफ x, हुआ ना। अब इसी को एक बेहतरीन तरीके से देखते हैं जो हम लोग कल भी पढ़े थे, अब उसको हम लोग थोड़ा यहाँ देखते हैं। ये क्या है, टाइम एक्सिस है, और ये क्या है, x मतलब पोजीशन, वेरी गुड, पोजीशन एक्सिस है। आपको पता है क्या कि पोजीशन के चेंज होने से क्या मिलता है, हाँ, पोजीशन के चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तब वेलोसिटी मिलेगा, तो होगा ही होगा। अब देखिए मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे है, ठीक, तो अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए ये टाइम t बराबर 2 सेकेंड, तो हमको जो x मिला, तो x बराबर मान लीजिए 2 मीटर मिला, और उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ टाइम ये t1 है, ये t2 है, t2 4 सेकेंड हो गया, तो हमें क्या, हमें यहाँ पर x2 जो मिला, x1 है ये, x2 बराबर 4 मीटर मिला। तो कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, क्या रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर डेल्टा t क्या है, डेल्टा t t2 माइनस t1, और वो कितना है, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 सेकेंड। अब उसी करस्पॉन्डिंग डेल्टा x देखिए, तो डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1, तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 मीटर। और हमें पता करना है डेल्टा x बाई डेल्टा t, डेल्टा x बाई डेल्टा t क्या है, एवरेज। कार तो है लेकिन कौन सा, मारुति सुजुकी 800 LXI, ठीक है, एक LX होता है, एक LXI होता है, किसी को डिफरेंस पता है इसके बारे में, हाँ, तुम्हारा सहपाठी कहाँ है जी, तुम्हारा सहपाठी, तुम्हारा नहीं, हर्ष कोई है इस धरती पर, हाँ बोलो, तुम्हारा सहपाठी सोया हुआ है, उसको लेके आओ ना एक दिन, बढ़िया से सुला देते हैं, हाँ, देखिए है, मुश्किल से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, उसको पता चल गया कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, समझ गए। अब वो दुखी हो चुका है, अब उसको धीरे धीरे दौरे पड़ रहे होंगे, क्या हर्ष, अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता सर, दूसरा रूम में रहता था लेकिन इस धरती पे ही है ना, जब तुम आए थे वहाँ से बांका से तो दोनों साथ में आए थे ना, हाँ, कि वो दूसरे कोच में था, तुम दूसरे कोच में थे, क्या कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गया, अच्छा, उसका विचार बदल गया, बहुत लोगों का विचार बदल जाता है। हम जैसा आपको बोले हैं, ये हम पिछले मेरे लगभग मात्र 23 साल का, आप लोग की उम्र से 1/4 भी नहीं होगा, आपका उम्र तो खैर काफ़ी ज़्यादा है, तो मात्र 23 साल का मेरा जो अनुभव है वो यही कहता है कि हर साल ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, 80% बच्चा छोड़ देता है, हाँ छोड़ देता है, उसको लगता है कि भगवान ये तो अपने वादा से पीछे हट ही नहीं रहा है। पहले सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, 5 days इन अ वीक, ओ माई गॉड, दैट इज़ वेरी ऑसम। और उसके बाद जब 5 दिन लगातार क्लास करते हैं तो अंदर से तीसरा दिन अंदर से आत्मा धिक्कारता है, बोलता है क्या हर दिन जा रहे हो वहीं,
एक ही आदमी का चेहरा देखना, एक ही बात सुनना, एक ही घटना घटना, क्या है कोई इसमें बोरियत है? लाइफ में कुछ किक चाहिए, मुझे कुछ किक होना चाहिए। किक नहीं, वो सलमान खान वाला बोला किक चाहिए, ठीक है। अब वो किक नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? बोर होकर खुद ही छोड़ देता है। 80%, फिर हम 20% के साथ हे करते रहते हैं। देखिएगा बस यही 20% बचेंगे। वो शुरू में इतना जल्दी हार मान जाएगा, हमको नहीं पता था। बहुत लोग हार मानेंगे, अभी देखते जाइए। लेकिन हम तो वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसमें मन लगता है। ये जो वही काम कर सकता है जिसको इसमें मन लगता है। आज का समय पिछले वाले समय से बहुत अलग है। आज आपके पास इंटरनेट है, आज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आज आपके पास वीडियो लेक्चर्स है, टॉप टीचर्स के, टॉप ब्रांड लोगों के वीडियो लेक्चर्स है, ठीक है। महान लोगों के वीडियो लेक्चर्स हैं जिनको हम कभी देख नहीं पाए थे, आज उनकी वीडियो लेक्चर्स हम देखते हैं। जैसे एस सी वर्मा सर, के.सी. सिन्हा सर का बुक हम पढ़ते थे, कभी देखे नहीं थे उस राइटर को। वो राइटर उस समय बुक में उनका फ़ोटो भी नहीं हुआ करता था। आज उस राइटर्स को पढ़ाते हुए देखते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको उसका अहमियत नहीं पता, हमको उसका अहमियत पता है। तो आज वो सारा कुछ है, दुनिया का सारा फैसिलिटी आपको मिला हुआ है। इसीलिए आज के समय में पढ़ना इतना मुश्किल है, जितना हमारे समय में पढ़ना था उसका मात्र 10 गुना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं हुआ करता था, तो हम अपने टीचर का पैर पकड़ के सीखते थे। और आज आपके पास ऑप्शन है, पर तुमसे क्या सीखेंगे, 1 शॉट है ना, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अरे वो फलना टीचर, आपस में डिस्कशन हुआ हॉस्टल में या कहीं तो दोस्त, अरे यार तो वो कुछ नहीं पढ़ाता, वो टीचर से पढ़ो, देखो वीडियो लेक्चर उसका। फटादम स्टूडेंट को लगता है कि ये भगवान संजीवनी बूटी मिल गया, लेकिन पता चला संजीवनी बूटी कुछ फ़ायदा नहीं करेगा जब तक खुद नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी लेक्चर्स पढ़ना पड़ेगा। अभी इस फील्ड में कौन आ गए हैं? हमारे आदरणीय आनंद सर आ गए हैं, मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं सुपर 30 के, ठीक है। तो उनका वीडियो लेक्चर्स फ्री है, लेकिन कोई माँ के लाल पढ़ के उससे अच्छा कर जाए तब 1-2%, 98% भी नहीं सीखेगा। तो मेरे से बड़े गुरु, मेरे गुरु जिनसे कभी हम पढ़ा करते थे, वो पढ़ा रहे हैं और तभी भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो हम कौन खेत के मूली हैं? समझ गए? इसमें इस कहानी से क्या सारांश, इसका कहानी से क्या शिक्षा मिला? इस कहानी से शिक्षा ये मिला कि समस्या किसके अंदर है? टीचर के अंदर है। हम तो पढ़ने के लिए तैयार ही हैं, टीचर मेरे अंदर नहीं डलवा पा रहा है अपना नॉलेज, तो हम क्या करें? टीचर को चाहिए कि हम 4 दिन एब्सेंट भी करें, शादी में डीजे में डांस करके भी आ जाएं और फिर मास्टर हमको समझा दे। वो टीचर हमको चाहिए, क्योंकि टीचर के पास ही वो क्वालिटी है। समझ गए? या तो पढ़िए, मेरा बात मानिए, या तो पढ़िए या मेरी तरह 10 घंटा सोइए, तो विष्णु भगवान आपके सपने में आएंगे और एक बार ऐसे करेंगे सारा डाटा स्टोर हो जाएगा, फिर आप अगले दिन आप भी एकदम ज्ञानी बन जाइएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो पढ़ना पड़ेगा या तो 10 घंटा से कम सोइएगा तो विष्णु भगवान नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटा सो लिए, 2 दिन 10 घंटा सो लिए, बाकी फिर 3 दिन रात भर इंस्टाग्राम फेसबुक कर रहे हैं, तो नहीं आएंगे। 10 घंटा दम। समझ गए अंकुश? क्या मेरी बात में सच्चाई है ना? तो सोया करो एकदम 10, विष्णु भगवान आएंगे एकदम। 6 हाथ होगा, घबराना नहीं। हो सकता है मोटर भी बंद हो उनका, उस दिन चक्र ना घूम रहा हो सकता है बेल्ट पुली वाला सिस्टम रहता है, उधर मोटर लगा रहता है, यहाँ चक्र घूमता है, हो सकता है उस दिन ना घूमे, लेकिन घबराना नहीं है, आशीर्वाद ले लेना है। 1 घंटा लगेगा डाटा ट्रांसफर होने में, और फिर जब आप ऐसे करेंगे ना वो विष्णु भगवान, तो उनको बोलेगा कि सर थोड़ा सा हल्का सा ऐसे, तो फिर सारा रे आपकी तरफ आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन। चलिए देखिए, इतना इसलिए बोलना पड़ता है कि आज का स्टूडेंट, हमको बहुत दया आता है आज के स्टूडेंट पर। क्यों? क्योंकि मेरा बेड़ा तो पार हो गया, मेरा तो गोटी पुंग गया, लूडो वाला मेरा गोटी 4 गोटी पुंगने पर है, 3 गोटी तो पुंग गया है, एगो मेन लाइन में घुस गया, अब वो कट नहीं सकता, वो किसी कीमत पे नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं काट सकता उसको। लेकिन आपका तो अभी गोटी जस्ट निकला ही है, कम से कम अब जस्ट निकले ही हैं, 6 आया ही हैं अभी।
उसमें से 3 ठो अंदर ही हैं, एक ही 6 आया है। जो सामने बैठा हुआ है उसके आगे वाला, आपका मान लीजिए पीला है तो ब्लू वाला बैठा हुआ है। आओ 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 ठाकुर आओ। वो 3 गोटी निकाल के बैठा है। उसका इंटेंशन गोटी पिलाना नहीं है, उसका इंटेंशन आपको काटना है। वो छोड़ेगा नहीं आपको। पहले 0 पे बैठाएगा, फिर 8 नंबर पे जो एक बैठने का जगह है वहाँ बैठाएगा, फिर उसके 5 नंबर आगे बैठने का जगह है वहाँ बैठाएगा। 3 जगह पॉइंट बैठाया हुआ है। कहाँ तक बचोगे? कहाँ तक बचोगे? मतलब शुरुआत में निकल गए, 5 6 आ गया तो थोड़ा सेफ महसूस कर रहे हो। 6 के बाद आपका 3 आ गया तो 8 से 1 ऊपर बढ़ गया ना, तो उसका आ गया 2 6 3, उड़ा देगा। या तो 1 आ जाए, छोड़ेगा नहीं। तो वो आपको सोच के चलना है, क्योंकि अभी आपके 4 गोटी हैं। समझ गए? चलिए आइए, इसलिए पढ़ाई करिए, नहीं तो विष्णु भगवान का इंतज़ार करिए। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये होगा रेट। ध्यान से देखिए सब लोग, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो है तो ये कैसा चेंज है? एवरेज, इसलिए एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मिलेगा ना। तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा तो ऐसा ग्राफ रहेगा तो मिलेगा। और यहाँ पर क्या है? ये y इज़ फंक्शन ऑफ x। काहे है? क्योंकि x के चेंज होने पर y चेंज कर रहा है, सॉरी t के चेंज करने पर, सॉरी गलती लिख दिए, एक सेकेंड, ये तो है ही ऐसे, तो फिर क्यों कर रहा? नहीं, यहाँ लिख सकते हैं x इज़ फंक्शन ऑफ t। t के चेंज होने पर x चेंज कर रहा है। ठीक है, और यदि यहाँ पर आ जाए अगला क्या, v इज़ फंक्शन ऑफ t, तब क्या होगा? वेलोसिटी चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो स्लोप क्या बता देगा? धीरे धीरे समझेंगे उसको, पूरा घुसेंगे उसमें अच्छे से। ठीक है, जो बताना है हम बताएंगे ही बताएंगे। अब आप उसमें से कितना गेन कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम जस्ट हल्का सा आपको एक मतलब कि एक हल्का सा आपको व्यू दिए हैं कि यदि पाथ ऐसा है तो इसका भी कुछ अपना रिलेशन होगा, यदि पाथ स्ट्रेट लाइन है तो उसका भी अपना रिलेशन होगा, पाथ कर्व होगा तो उसका भी अपना रिलेशन होगा। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये x है, ये y है, पार्टिकल का ये पोजीशन, रेडियस कितना है r, सेंटर पॉइंट कौन है o, ये पोजीशन क्या होगा 0। इसको क्या ले सकते हैं? इसको r, 0 ले सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 0, r लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? -r, 0 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 0, -r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अलग अलग पोजीशंस हो रहे हैं। पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। और पाथ जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिगजैग पाथ नहीं है, मतलब आर्बिट्री पाथ नहीं है, उसका एक फिक्स पैटर्न है। ठीक है, तो फिक्स पैटर्न है तो उसका अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा। तो इसको यदि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखें तो x² + y² बराबर 1 होगा। कैसे 1 होगा? जैसे मान लीजिए कि आप x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू r पुट करते हैं। चलिए, तो x का वैल्यू हमने क्या पुट किया? r, तो r पुट करेंगे तो r² = क्या हो जाएगा? 1 - y² होगा। ठीक, तो हमको y² निकाल देना है, तो y² बराबर क्या हो गया? 1 - r²। अब यहाँ पर y = क्या हो जाएगा? √1 - r²। ठीक है, 1 - r² हो जाएगा। अब ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस को हमने क्या माना है? 1, तो हमने रेडियस को यहाँ पर 1 लिया है। तो इसके अनुसार यदि यहाँ पर r होगा तो ये r² हो जाएगा, तो y = √r² - r² होगा। तो ये क्या आ गया? y = 0। इसका मतलब है जब हमारे पास x बराबर r होगा तो y क्या निकल गएगा? ठीक है, अब आइए, अब इस पोजीशन पे देखते हैं। यदि हमारे पास y बराबर r है तो हमें x निकलना चाहिए, x² + y² = r²। तो x² क्या होगा? बराबर r² - r²। तो x बराबर क्या हो गया? इसका मतलब जब y r होगा तो x कितना होगा? आ रहा है कोऑर्डिनेट?
तो इस कोऑर्डिनेट को ये एक हर पॉइंट पर कोऑर्डिनेट होगा अपना, जैसे इस पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का, हर पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा, उस कुछ सारे कोऑर्डिनेट को कनेक्ट करेंगे तो उसका पाथ बनेगा ना। और हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा x² + y² = r²। यहाँ पर लेंगे तो यहाँ r1 है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है। आपको ये पढ़ाया जाएगा मैथ में। आपको यहाँ के लिए समझने के लिए एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना है, वो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालना है। अभी हम क्वेश्चन में निकाल के बताएंगे आपको। समझ गए इस बात को? चलिए तो हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। समझाने को बहुत कुछ है, लेकिन सीक्वेंस में समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, पोजीशन पार्टिकल का चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? तो पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? द पोजीशन वेक्टर, ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर r, तो r बराबर क्या लिखेंगे? sin t i कैप प्लस cos t j कैप, ठीक है। ये पोजीशन हुआ। टाइम t का वैल्यू पुट करते जाएंगे, पोजीशन चेंज करता जाएगा, यानी टाइम के साथ पोजीशन चेंज करेगा। इसको देखकर आप कह सकते हैं ना, r इज़ फंक्शन ऑफ t, टाइम के साथ चेंज करेगा पोजीशन, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट किए तो dr/dt होगा, और यही क्या कहलाएगा? v। कैसा? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? बोलिए, अरे बोलो, कोई नहीं बोल रहा है कुछ, तो बोलिए इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस माइनस sin t j कैप, ठीक। तो ये आ गया v, तो v इज इक्वल टू dr/dt इज इक्वल टू cos t i कैप, और यह माइनस होगा यहाँ sin t j कैप। क्या ये वेलोसिटी वेक्टर क्लियर हुआ? समझ पाए वेलोसिटी वेक्टर? ठीक है। अब हमको एक्सेलरेशन वेक्टर a निकालना है, तो ये होगा dv/dt, और इसी को हम d2r/dt² करेंगे, तो फाइनली कितना होगा? माइनस sin t i कैप और माइनस cos t j कैप। क्या ऐसा होगा? यदि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। हाँ हाँ, कल तुम छोड़ दिया था ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। कल का जो क्लास जो लोग नहीं किए हैं उस ध्यान से देख लीजिए। पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे वन टर्म तो, और वहाँ डिनोमिनेटर में मतलब जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो हमेशा टाइम रहेगा। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है तो मोशन कहलाता है। लिखते हैं ना कि पोजीशन ऑफ ए, हम आपको पढ़ाए थे ना स्टार्टिंग में, मोशन क्यों कहते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको मोशन कहेंगे। तो मोशन होगा तभी तो वेलोसिटी आएगा, होगा कि नहीं होगा? तो वेलोसिटी को हम अचीव करने के लिए पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, और वेलोसिटी जब चेंज करेगा तब क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। यदि पार्टिकल का पोजीशन चेंज किया लेकिन कांस्टेंट रेट से किया तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आने पे ही तो एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन कब आएगा? एक्सेलरेशन कब आएगा? जब पार्टी पे नेट फोर्स एक्ट करेगा, बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करेगा। जब बॉडी या पार्टिकल पर नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उसके एक्सेलरेशन नहीं डेवलप करेगा, और जब एक्सेलरेशन डेवलप नहीं करेगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो पोजीशन का चेंज एक कांस्टेंट रेट से होगा, और यदि पोजीशन चेंज नहीं किया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पोजीशन का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सेलरेशन का होना इस बात को तय करता है कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं है कुछ। समझ गए बात को? सब एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सीक्वेंस सही है, ऐसा ही पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप पोजीशंस पढ़िए, पोजीशन से आप निकालिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन से फोर्स निकालिए, और फोर्स निकला तो नेट फोर्स निकला, नेट फोर्स निकालने का एबिलिटी डेवलप कीजिए, जो हम लोग डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। समझ गए इस बात को? आइए
तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन हुआ जब वेलोसिटी को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किए और पोजीशन को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किए, तो ठीक है, एक्सेलेरेशन निकला। हमें पता करना है कि एंगल बिटवीन 4 नंबर पे ही है ना, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इनके बीच का एंगल पता करना है। तो हमें वेक्टर ए डॉट वी निकाल सकते हैं, बोलिए, ए वी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, कॉस ये थीटा बाई ए वी, ऐसा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, टेस्ट में था क्वेश्चन इससे, तो आप लोग निकाल लिए होंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर cos थीटा निकालते हैं। तो cos थीटा यानी कि a डॉट वी, तो a डॉट वी जल्दी से बता दीजिए। a डॉट वी है ना, तो sin t और cos t क्या होगा, बोलिए, माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, क्या ऐसा लिख सकते हैं? और उसके बाद माइनस साइन टी और माइनस कॉस टी, तो प्लस हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी। ओके, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड 1, ठीक, क्लियर है? तो पहले तो यही, तो कॉस थीटा बराबर 0, यानी कि कॉस 0, और कॉस 0 ही लिखेंगे ना, कॉस 90, हाँ, कॉस 90 यानी कि पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। समझ पाए? क्लियर हुआ? इसका मतलब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और हम लोग जब कॉम्पोनेंट में और डिटेल में जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि एक्सेलरेशन यदि 90 डिग्री पे है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं करेगा। समझ गए? क्लियर हुआ ये चीज़? अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे आते हैं, पोजीशन से डिफाइन करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। चलिए देखिए यहाँ पर पाथ का इक्वेशन क्या, हाँ वही पाथ का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हम लोग इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में भी रिपीट करेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। तो देखिए क्या है, आर बराबर क्या है, बोलिए, साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया साइन टी आई कैप, और क्या हम लेट आर यदि हम मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक जनरल इक्वेशन में। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, साइन टी है, और y इज इक्वल टू क्या है, कास टी है, ठीक है। x स्क्वायर करें और प्लस वाई स्क्वायर करें तो क्या हमें मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, तो बराबर 1 मिलेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ ना, ये आएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री which is equation of circle having बोलो, having radius unity, ठीक, and center lie at the center of coordinate, ठीक है, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि एक सर्कल बनाइए, ये सेंटर लीजिए, इसको ऐसे कीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ये सेंटर पॉइंट ओ 0,0, और इसका इक्वेशन क्या है, ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हुआ। समझ पाए कि ऊपर से उड़ गया? समझ पाए हैं?
डाउट है तो पूछिए। थोड़ा लेवल हाई हो गया क्या? ये सब तो मिनिमम बेसिक लेवल है, किसी को भी समझ जाना चाहिए। बताइए, और आगे करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। चलिए इसको यहाँ तक राइट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ से शुरू कीजिए, फास्ट लिखिएगा एकदम। किसका कलम गिरा है? तुम्हारा गिरा है जी। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमें पता है ना, मास तो 2 है, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था बताइए? 2t माइनस 2 आई कैप प्लस 4 4tq j कैप। ठीक है, ये था। अब इसमें क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4t माइनस 4 आई कैप और प्लस 8tq j कैप। ये मोमेंटम हो गया। अब किसी टाइम पे पता करना हो तो कर सकते हैं। बोलो क्या हुआ? ट्रैजेक्टरी बता दो। हाँ, एक बता रहे। क्या टाइम नहीं, तो सही, हम तो कह ही रहे हैं। टाइम का वैल्यू देगा तो आप पुट करेंगे, नहीं देगा तो आपका ये एक्सप्रेशन सही है। अरे हमने बिना विदाउट टाइम तो बनाया ही है, फिर उसमें टाइम डाला है। बिना टाइम के तो कैसे, हम तो जो बना रहे, देखिए ध्यान से, कंफ्यूजन छोटा मोटा चीज़ को लेकर के। देखो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें कहीं पर भी हमने टाइम का वैल्यू पुट किया है? नहीं किया है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है मोमेंटम का, इसको जनरल एक्सप्रेशन बोलेंगे ऑफ मोमेंटम। अब जैसे टाइम का वैल्यू पुट करते जाएंगे, मोमेंटम चेंज करता जाएगा। तो हम टाइम का वैल्यू, मान लीजिए हमसे पूछ देगा कि 1 सेकंड पर मोमेंटम क्या है, या फिर पूछ देगा 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में चेंज इन मोमेंटम क्या है। तो फाइनल मोमेंटम 3 सेकंड पर, इनिशियल मोमेंटम 1 सेकंड पर, तो डेल्टा पी निकलेगा, वो चेंज इन मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? आपसे पूछेगा चेंज इन मोमेंटम बताइए, चेंज इन वेलोसिटी बताइए, पूछेगा वो चेंज इन फोर्स बताइए। तो इसको हमेशा वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता है। नहीं, ये जो एक्सप्रेशन आपसे डिमांड कर रहा है वो वेक्टर के ही फॉर्म में पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग दे रहा है। आप मैग्नीट्यूड भी तो, जैसे फोर्स क्या है, वेक्टर है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, पोजीशन का चेंज होना क्या है, वेक्टर, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो पोजीशन क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर की तरह ही डील करेंगे ना उसको, इंसान को इंसान की तरह डील करेंगे, है कि नहीं? आपके घर में मान लीजिए कोई गधा आ गया, तो मान लीजिए गधा किसी किसी से आपके घर के गेट के अंदर घुस गया, तो आप उसको कुर्सी दीजिएगा बैठने के लिए? हाँ, इंसान रूप में भी कई गधे हैं, लेकिन आप इंसान आएगा तो उसको कुर्सी दीजिएगा बैठने के लिए, गधा को थोड़ी ना देंगे। तो जो जो आप प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे हैं इंसान के साथ, वो थोड़ी ना गधा के साथ करेंगे। तो सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर है, वो उसी तरह ट्रीट करेगा। वो आप कितना भी अपना दिमाग लगा लीजिए, उसका जो रूल है वही वो फॉलो करेगा। ठीक है, गाय को कितना भी कुर्सी दे दीजिए, ठीक है, गाय को गोबर करना है तो गोबर करेगी ही, उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरे कहने का मतलब बहुत डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ हम बता रहे हैं। हर अलग अलग चीज़ों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे उल्लू क्या है, वो दिन में नज़र नहीं आएगा, वो रात को नज़र आएगा। पक्षी है लेकिन रात को नज़र आएगा। 90% पक्षी आपको दिन में नज़र आएगा, दिख जाता है, उड़ते हुए दिखता है तुम। तब तुम्हारे और दोनों में कितना सिमिलरिटी है? दोनों दिन को नहीं उड़ते हैं। करा रही बेइज्जती वो बेइज्जती करा लिए। आइए इधर सुनिए, इधर देखिए ध्यान से। कहने का मतलब ये कि हर चीज़ का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी पहचान है, उसका अपना प्रॉपर्टीज़ है। तो जो हमने पढ़ा वेक्टर की प्रॉपर्टीज़, वो सारा फॉलो होगा इनमें, क्योंकि मोमेंटम भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, पोजीशन भी वेक्टर है। जहाँ स्केलर होगा वहाँ हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन जहाँ वेक्टर है वहाँ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। समझ गए? ठीक, चलिए अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर। चला जाए?
Yes, yes. लिख लो लिख लो लिख लो, घर जाके रिवाइज करते हैं, हमको तो नहीं लगता है। वेक्टर को कौन करते हैं? क्या वेक्टर का कोई खोज नहीं किया था, लोग मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते चले गए। देखिए, कोई भी जो नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट होता है, डेवलप होता है, फिज़िकल कॉन्सेप्ट, वो कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। जैसे हम सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं आपको, पूछे हो इसलिए हम जवाब देना चाहते हैं। हम लोग पीएचडी में भी यही काम करते हैं। जैसे ये पेन है, तो ऑब्ज़र्व किया गया, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा जिसको दिन दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं है, उस छोटे बच्चे ने पेन को ऐसे किया, ऐसे छोड़ दिया, तो छोड़ देने से क्या हुआ? नीचे गिरा, ग्राउंड को टकराया। ग्राउंड को टकराते समय जब उसको यहाँ से रिलीज़ किए, चलो ध्यान, तुम कहाँ हो, देख लेते हैं कि हाँ मैसेज आया कि नहीं, क्या कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए सपोज़ करें कि यहाँ से हम उसको रिलीज़ किए, तो यहाँ पर वेलोसिटी उसका 0, ये पॉइंट कौन सा है? ए है। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। बोलिए हाँ, नहीं तो फिर से गिराएंगे। नहीं समझे हैं तो बोलिए। बॉल है तो यहाँ रहता ही है, बॉल हमेशा उसको रखते हैं। देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिए, इसको जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे इसका वेलोसिटी तो 0 से स्टार्ट करेगा ना चलना, देख रहे हैं? 0 से स्टार्ट किया, बढ़ता गया। बढ़ता क्यों बढ़ता गया, कभी सोचे हैं? तो मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा जो गांव में रह रहा है, जिसको कि कोई दुनिया से मतलब नहीं है, वो अपना ऐसे अपना कोई भी सामान को उठा के ऐसे छोड़ रहा है तो वो गिर रहा है, तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि वो नीचे गिर रहा है, फिर उसको उठा रहा है, ऐसे करके छोड़ रहा है। बच्चा को तो कुछ नहीं पता, लेकिन यदि कोई बुद्धिजीवी आदमी, जो छोटा बच्चा, उसको क्या ज्ञान है, लेकिन कोई एक समझदार आदमी, कोई विचार वर्क करने वाला आदमी उसको देखेगा तो ऑब्जर्व करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से छोड़ने के बाद ये नीचे ही क्यों गया, ये ऑब्जर्वेशन है। अब इसका रिजल्ट मिलना बाकी है, उसका परिणाम, उसका मतलब कि उस क्वेश्चन का जवाब उसको मिलना बाकी है। लेकिन सबसे पहले क्या उठेगा? क्वेश्चन, तब ना जवाब मिलेगा। तो ऐसे छोड़ा तो वो नीचे ही क्यों गया? जब नीचे जा रहा था तो इसका स्पीड काहे बढ़ा? जब ग्राउंड को टकराने वाला था उस समय स्पीड सबसे ज़्यादा क्यों था? यदि हम ज़्यादा हाइट से बढ़ाएंगे तो ज़्यादा स्पीड से गिरेगा, कम हाइट से गिराएंगे तो कम हाइट से गिरेगा। या हम ज़्यादा ऊपर उसको उठाएंगे और उसको छोड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा गिरने में। ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिस पर काम किया गया, फिर फिज़िकल कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया गया उसके अकॉर्डिंग, और उस फिज़िकल कॉन्सेप्ट को हम लोग को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया। तब निकल के आया S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जितना भी सवाल था उसका जवाब यही है, निकालिए। टाइम बढ़ेगा तो S बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा, बॉडी नीचे ही क्यों जाएगा? क्योंकि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स नीचे की तरफ है। देखिए, बॉडी रेस्ट से चलने के बाद वो उसी डायरेक्शन में जाएगा रेस्ट से जिस डायरेक्शन पर बॉडी पर नेट फोर्स लगेगा। बॉडी कभी भी उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा जिधर नेट फोर्स 0 है, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल फिज़िकल कॉन्सेप्ट है। फिज़िकल कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से, हमारे फिज़िकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप कोई भी बॉडी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज़ करें, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताते हैं। वो जो हम लोग वाटर टैंक, छत पे जो वाटर टैंक होता है उसमें से जो पानी होता है, तो पानी हमेशा पाइप के थ्रू ही क्यों निकल के गिरता है बाहर? क्योंकि पाइप के थ्रू पैसेज दिया हुआ है, हाई पोटेंशियल पे है वो, और यहाँ लो पोटेंशियल है। तो वाटर क्या करेगा? हाई पोटेंशियल रीजन से कहाँ जाएगा? लो पोटेंशियल के लिए। अब जैसे ये रूम को मान लीजिए कि पूरी तरह से गर्मी हो जाए, पूरा गर्म हो जाए ये रूम, AC से चलना बंद हो जाए, हम लोग इतना बैठे हैं, आधा घंटा में ये रूम पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। मान लीजिए गर्म होकर के इस रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया, बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बाहर ठंड है, अंदर गर्म है। जैसे ही आप खिड़की खोलेंगे 5-10 मिनट में क्या होगा कि बाहर का ठंडा हवा अंदर आएगा, ठीक है, और इस रूम को 25 डिग्री तक ला देगा, जो पहले कितना था? 50। तो ये रूम ठंडा महसूस होने लगेगा। किसने किया? हम लोग तो चुपचाप बैठे हुए थे, किया किसने?
ये नेचुरल फिनोमेना है। तो नेचुरल फिनोमेना में क्या कहा जाता है? नेचुरल फिनोमेना में कहा जाता है कि एयर हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और जहाँ गर्मी होती है, जहाँ पर एयर में मतलब कि ये मॉइस्चर्स नहीं रहते हैं, जहाँ पर एयर पूरे गर्म हो जाता है, वहाँ का लो पोटेंशियल जोन बोलते हैं उसको, वहाँ लो पोटेंशियल जोन होता है। तो एयर खुद क्या करेगा? उस लो पोटेंशियल जोन को कैप्चर करेगा, उसको अपने पे लाएगा। तो जब तक रूम का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक एयर सर्कुलेट करता रहेगा। इसी फिनोमेना को डेवलप करके, समझ करके एसी का इन्वेंशन हुआ। एसी में जो कूलेंट घूम रहा है, वो कूलेंट का टेम्परेचर है कितना? अभी मान लीजिए इस रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री है। आप चाहते क्या हैं कि एसी लगा दे, तो एसी लगाने से क्या होगा? इस रूम का टेम्परेचर आप चाहते हैं कि 40 से 20 पे आ जाए, आप चाहते हैं ना। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि इसका हीट निकाल कर बाहर दे दिया जाए। तो कैसे करेगा? तो एसी कैसे काम करेगा? एसी का जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो रूम के हीट को, चूँकि रूम का 40 है, तो क्या होता है हमेशा हाई जो हीट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है। कहने का मतलब कि हाई हीट जोन से लो हीट जोन की तरफ जाएगा। तो वो क्या करेगा? एसी की तरफ जाएगा, क्योंकि वहाँ ठंडा मिल रहा है उसको, तो वहाँ जाएगा। तो वो जाएगा, उस हीट को कैप्चर करेगा, क्योंकि ये 10 पर है, कैप्चर करेगा और सराउंडिंग को डिलीवर करेगा। फिर इसमें से हीट निकालेगा, सराउंडिंग को डिलीवर करेगा, फिर हीट्स निकालेगा, सराउंडिंग को डिलीवर करेगा। जिससे इसे हीट निकलेगा, तो किसी बॉडी से यदि हीट निकला तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, तो इस रूम का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? और यदि 10 डिग्री भी हो गया तो आपने टेम्परेचर और डाउन कर दिया, तो वो उसका जो कूलेंट है वो 5 डिग्री पे काम करना शुरू कर देगा। तो 5 डिग्री 10 डिग्री से छोटा है, तो फिर से 10 डिग्री की टेम्परेचर डाउन करेगा। वो तब तक डाउन करेगा जब तक उसको 5 डिग्री नहीं कर देगा। कंप्रेसर तब तक वर्क करता रहेगा। समझ गए इस बात को? तो ये सारे चीज़ पर रिसर्च होता है, ये सारे चीज़ पर डेवलपमेंट होता है, उस पर काम किया जाता है, उसमें कमियां होती है उसको ठीक किया जाता है, जो पैरामीटर्स नहीं बने हैं उसको डेवलप किया जाता है। जैसे आज से 40 से 50 साल पहले आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि पॉल्यूशन को मेज़र करने का कोई पैरामीटर नहीं था, AQI। अब पॉल्यूशन को मेज़र करने का एक पैरामीटर डेवलप किया गया। आखिर सब लोग बोल रहा है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अरे भाई, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन मतलब कितना? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। अरे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कितना? एक सवाल हमेशा मन में उठता है। आज हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो कितना? 250 ml दुखी हैं कि 50 ग्राम दुखी हैं कि 350 न्यूटन दुखी हैं? उसका यूनिट नहीं बनाया अभी, लेकिन बनेगा। कोई रोएगा तो उसको एक मशीन में डाल दिया जाएगा कि कितना रोया। ठीक है, यहाँ तक भी पता किया जाएगा कि हाँ रिज़ल्ट आया तो मेरा आया 74%, ठीक है, हम दुखी हैं, लेकिन मेरे दोस्त का आ गया 96%, तो और दुख बढ़ गया, दुख और आदमी का दुख बढ़ गया। तो उसका कैसे आ गया 94? वो तो पढ़ता भी नहीं था, बढ़ गया। तो सबका पैरामीटर होगा, उसको मशीन में डाला जाएगा। हाँ, जब आपका रिज़ल्ट निकला 74% आया तो आपका दुख, तो 250 ml जब आप निकले, आपका दोस्त का अरे इसका 96 है, ओ 96 आ गया, फिर आपको डाला गया उसमें, तो दुख हो गया 750 ml। ठीक है, तो पता चला कि 500 ml सिर्फ इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपका तो रिज़ल्ट 74 ही था, आपके दोस्त का 96 आ गया, गर्व हो गया। तो उसी तरह हर फिज़िकल फेनोमेना का ना उसका प्रॉपर्टीज़ होता है। हर फिज़िकल फेनोमेना के प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उसका हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, और वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रिलेट करते हैं मैथमेटिकली। आखिर एक्सप्रेस कैसे करेंगे उसको? आखिर एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आप ये सोचिए कि वो बच्चा ने ये तय किया कि यहाँ से छोड़ने पर वो कम समय में ग्राउंड को हिट कर लेता है। अब जब उसको हाइट बढ़ा देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या ऐसा पैरामीटर्स है डिसाइड करने के लिए? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ग्राउंड को हिट यहाँ से गिराएंगे तो ग्राउंड को हिट करते समय उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था। जब हाइट बढ़ा देंगे तो ग्राउंड को हिट करते समय उसका स्पीड बढ़ेगा, घटेगा, या वही रह जाएगा? क्या लगता है आपको? हमको ये लगता है कि बढ़ना चाहिए, तो हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यदि वो एक्सप्रेशन नहीं अलाउ कर रहा है कि बढ़ा, तो एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, तो उसको ठीक किया गया।
आप लोगों ने कभी एक देखा है, एक छोटा सा, कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब पर भी खास करके यदि देखें तो कभी आपके स्क्रॉल करते समय कभी आया है कि कोई एक मतलब कि रेवोल्यूशन दिखा रहा है कार मतलब अब पहले वो थी स्पोक वाला 3 पहिया था, 3 पहिया से छोटा सा एक मॉडल बना, उससे एक बड़ा कार बना, उससे फिर छत आ गया उसमें, उसके बाद पूरा उसका लाइट उट आगे का चेंज हो गया, पूरा बॉडी चेंज हो गया, उसका बॉनेट चेंज हो गया, उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, उसका कवर अप चेंज हो गया। ऐसे करते 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 2026 आ गया। ऐसा कर दिखाता है। वही चीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन कहलाता है। ठीक है, मर्सिडीज बेंज का यदि आप ऐड देखेंगे तो उसमें लिखेगा रेवोल्यूशन फॉर 125 ईयर्स, 125 साल तक रिवोल्यूशन होता रहा, तब आपके पास अभी जो मर्सिडीज बेंज दिख रहा है वो दिख रहा है। वो 3 पहिया से स्टार्ट हुआ था। तो कहने का मतलब ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा डेवलप कर रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग को या फिर कह लीजिए साइंस को, तो साइंस का ही एक स्पेसिफिक ब्रांच है इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग और अच्छे से प्रिसाइज लेवल पर पढ़ते हैं उसको, और अच्छे से समझते हैं उसको, इन्वेंट करते हैं। आखिर हमने पहिया, हमारे लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोगों के लिए है, हमारे लिए जो व्हील का जो डेवलपमेंट हुआ, व्हील का जो आविष्कार हुआ पहिए का, वो हमारे लिए सबसे बड़ा, हम लोग के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग तभी एग्जिस्टेंस में आया। मैकेनिकल सिस्टम क्या करता है? आपके एफर्ट को कम करता है, आसान करता है, और हेवी चीज़ों को आसानी से कैरी ओवर करके दूसरी जगह पहुंचा देता है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल देखिए, ट्रेन इतना हेवी होता है लेकिन कितना स्मूथली चलता है। कभी कभी इतना स्मूथली चलता है कि बगल वाला ट्रेन निकला कि मेरा निकला पता ही नहीं चलता है कि नहीं? पता चला कि ओ हम ही रुके हुए हैं, वही ट्रेन निकल गया। कभी कभी ये भी होता है कि वो ट्रेन रुका हुआ है, हम निकल रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म छोड़ेगा वो बाद में पता चलता है कि हाँ यही ट्रेन चल रही थी। इतना स्मूथली काम करता है, इतना हेवी ट्रेन, समझे? और सोचिए कि पूरा कोच 25 कोच का वो ट्रेन है जिसमें ब्रेक सिर्फ पायलट के पास है। वहाँ पर जो ब्रेक लगा, वो ब्रेक लगा, 2500 कोच में ब्रेक लगेगा। कैसा हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है, कैसे काम करता है, उसका प्लंजर कैसे लॉक करता है उसको। इतना हेवी ड्यूटी ट्रेन के कोचेस को रोक लेना इतना आसान बात नहीं है, समझे? 80 कोचेस का ट्रेन होता है, 200 कोचेस का ट्रेन होता है, जिसपे कि कोयला हो गया, किसी पे ऑयल हो गया, किसी पे सीमेंट हो गया, इतना कुछ रखा होता है। आप उसको ब्रेक लगा कर रोक लीजिएगा क्या इतना आसानी से? हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब टैंकर है वो जिसके अंदर में पूरी तरह से ऑयल फिलअप किया हुआ है, अब वो टैंकर से जा रहा है तो फ्लूइड का लेवल क्या होता है, ऐसे इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है? और जब वो टैंकर अचानक रुका तो पूरा फ्लूइड प्रेशर देता है उसके वैसल के पॉइंट पर, उसको फाड़ सकता है, इतना उसके पास प्रेशर होता है। उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है उसमें कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट ना हो। वो सब डिज़ाइनिंग होता है, वो सब हम लोग को पढ़ना होता है। इसलिए इंजीनियरिंग अपने आप में मतलब भगवान से भेंट करने के बराबर है, लेकिन ढंग से पढ़े तब। और वहाँ 4 साल जाकर यदि आपने कुछ गड़बड़ किया तो आपको जॉब ठीक से मिलेगा नहीं। फिर सब क्या कहेंगे पता है? जैसे ये सो रहा है ना, उसी तरह वो भी सोएगा। फिर सब क्या कहेंगे पता है? फिर सब कहेंगे नहीं, इंजीनियरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, इंजीनियरिंग में अब वो बात नहीं रही। आप जो बात कह रहा है ना आदमी, उससे ये पूछो कि आप 4 साल जाके क्या किए? कहीं गांजा तो नहीं फूके? हाँ, जो स्टूडेंट, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट 4 साल बीटेक में ठीक से पढ़ा है, ढंग से खाली पढ़ गया है, उसको कम से कम 1.5 लाख का जॉब रहा है इन हैंड। और जो 4 साल ठीक से पढ़ाई नहीं किया, तो 4 साल का पढ़ाई तो 4 साल में हुआ नहीं। 4 साल मतलब 8 सेमेस्टर, तो 4 साल ठीक से पढ़ा नहीं, तो पढ़ा नहीं तो इधर उधर घूमने फिरने में, दोस्ती यारी में रह गया। और हॉस्टल में आप बाहर में रह रहे हैं, कौन देख रहा है? आप रात को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दोस्ती के साथ घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई नहीं पता, ठीक? अब वो 4 साल का बीटेक कितना हो गया? 8 साल का हो गया। अब वो घर आके ही तो नहीं बोलेगा कि हम पढ़ाई नहीं किए, वो तो अपना इमेज डाउन नहीं करेगा, वो तो आप ही लोग में से ना आया है, तो वो इमेज डाउन करेगा नहीं। तो वो घर जाके समाज के सामने क्या बोलता है? अरे अब इंजीनियरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, अरे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कहाँ जॉब मिल रहा है? वो ये कभी नहीं कहता है कि हम पढ़े नहीं। 9 रत्न हैं, 9 रत्न, ठीक है, जिसको PSUs कहा जाता है। PSU एक ट्रेनिंग इंजीनियर को 1.5 लाख रुपया पर मंथ देने का, आफ्टर बीटेक, जस्ट बीटेक कीजिए, गेट क्वालिफाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, 1.5 लाख रुपया पर मंथ आपका सेमी गवर्नमेंट जॉब फिक्स है। लेकिन कितना लोग ले पाएगा? सिर्फ मैकेनिकल में 3000 सीट्स हैं,
वेल हो गया, सेल हो गया, ONGC हो गया, NTPC हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, HPCL हो गया, बहुत सारे हैं ये सब PSUs जो हैं, कोल इंडिया हो गया, ये सब इतने नामी के नामी PSUs हैं जो 1.5 लाख रुपये पर मंथ स्टार्टिंग में ट्रेनी को देता है। आप सोचिए यदि 5 साल जॉब कर लिए तो 4 लाख रुपये पर मंथ रहेगा, लेकिन करेगा तब ना, गांजा फूकने वाले को कोई देगा थोड़ी, हैं? इंजीनियरिंग करके लोग कमा रहे हैं इतना, अपने आप को स्टेबलाइज़ किए हुए। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो आप लोग छोटा सा एक सॉफ्टवेयर जो अपने मोबाइल में देखते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर एक साल का उसका हर साल का 48 लाख रुपये उसका सिर्फ एनुअल पैकेज है। 48 लाख, उसको आप डिवाइड कर दीजिए ढंग से तो 4 लाख रुपये पर मंथ हो गया। और स्टार्टिंग है, यदि 10 साल कर गया तब तो सीधे उसका 3 करोड़ का पैकेज हो गया वो, ठीक है। और यहाँ पर गांजा पी के सब फूकेगा, बोलेगा कि जॉब ही नहीं है। जॉब कहाँ से मिलेगा? मान लीजिए आपका कंपनी है, मान लीजिए आप कंपनी का ऑनर हैं, तो आप गांजा फूकने वाले को रखिएगा, पढ़ने वाले को रखिएगा, तो गांजा फूकने वाला ऐसे ही नहीं कुछ कर पाएगा, समझ गए? चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे आते हैं। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो गांजा नहीं फूक रहा है वो जीवन में बहुत कुछ कर जा रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं कि ना कुछ नहीं कर रहा है तभी भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ, हम ऐसे विद्यार्थी को भी देखें, तुम स्मार्टफोन नहीं सर, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं। तुम खेलने कूदने नहीं सर, कोई IPL DPL और PPL का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। चेन्नई क्या बोलते हैं उसको, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग नहीं सर, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। उसके बाद फिर और कोई दूसरा मैटर नहीं सर कोई, तो पढ़ काहे नहीं रहेगा था सर? पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही रीज़न है ना पढ़ने के 1000 रीज़न है, लेकिन वो विद्यार्थी कभी ये नहीं खोज पाया कि पढ़ने का एक रीज़न खोज ले, वो नहीं मिला। क्या मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। हाँ श्रीमान? यस सर। अरे कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त? नहीं जी, वो क्या नाम है, श्रीमान का दोस्त एक और नहीं था, श्रीमन, क्या नाम है उसका? आर्यमन कहाँ है? मेरा दोस्त नहीं है। तुम्हारा दोस्त नहीं है कोई? तुम धरती पर अकेले हो? ठीक, इक्वेशन हाँ। अच्छा देखिए क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, x बराबर क्या है बताइए? अरे बताओ, शर्माओ मत। t स्क्वायर माइनस 2t, और y बराबर क्या है? 4। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, यदि हम यहाँ t स्क्वायर कर दें तो y पे पावर 1/2 हो जाएगा। अरे होगा ऐसा? ठीक है, ये लिखा हुआ कुछ लोगों को समझ ही में नहीं आएगा। अब यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दो, चलिए समझ में आया? इसलिए बोलते हैं कि पढ़ो जल्दी जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दीजिए, और t का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से? t का वैल्यू y पे पावर 1/4 लेंगे, लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, t स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? y पे पावर 1/2 पुट करेंगे, -2 इंटू वाई टू द पावर 1/4 पुट करेंगे। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा 4, नहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, छोड़ दीजिए क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो x इज इक्वल टू √y -2 और यहाँ पर y टू द पावर 1/4। तो एक टर्म आ गया ना x और y के बीच में, यहाँ t है कहीं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बना। यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपसे पूछ रहा था। इक्वेशन बन गया। हाँ, x के चेंज करने से, जैसे आप x का y का वैल्यू पुट करेंगे ना, y का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, मान लीजिए y का वैल्यू 0 पुट किया तो आपको x मिलेगा। चलिए आज ग्राफ नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, खेद है मुझे इस बात का, कल स्टार्ट करेंगे। कल स्लोप लोग पढ़ के आइएगा तो सब लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन सीकेंट और टेंजेंट पढ़ के आइएगा कल। सेकेंड पता है ना सबको, और टेंजेंट कल पढ़ के आइएगा।